हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजेता एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड कॉर्पल्सेस के बारे में। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज का 4th वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, सेकंड वीडियो था टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स के बारे में और थर्ड वीडियो था ब्लड के बारे में। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो सारे वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे भी जा करके देख सकते हैं। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे टॉपिक्स को वीडियो लेक्चर के थ्रू खत्म करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये करना होगा कि हमारे वीडियो के सारे लेक्चर को सर्कुलेटरी सिस्टम का सारा ध्यान से देखना पड़ेगा और उसके बाद समझना पड़ेगा ताकि ताकि हम एमसीक्यू करवाएं तो उसमें आपको किसी भी तरह का समझने में परेशानी ना हो। वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात किया था ब्लड के बारे में और ब्लड के बारे में ये बताया था कि ब्लड में मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कॉर्पल्सेस। ब्लड प्लाज्मा का 55% होता है पूरे ब्लड का और 45% होता है ब्लड कॉर्पल्सेस का। ब्लड प्लाज्मा जो होता है ब्लड को पतला बनाने का काम करता है और फ्लो करने में हेल्प करता है। और ब्लड कॉर्पल्सेस में बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। इन सभी के बारे में अभी हम जानेंगे। आरबीसी की मात्रा जो होती है ब्लड कॉर्पल्सेस में सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 40% तक होती है। यानी कि पूरे ब्लड कॉर्पल्सेस का जो कि 45% है ओनली ब्लड का, ओनली 45% में से 40% जो पार्ट ले लेता है आरबीसी ले लेता है। बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 5% जो बच जाते हैं उसी में से रहते हैं। आरबीसी का एक टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का एक टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को ही बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि एरिथ्रोसाइट क्या होता है, ल्यूकोसाइट क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है। तो आरबीसी को ही बोला जाता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ही बोला जाता है ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बो प्लेटलेट्स को ही बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। ये समझ में आ गया। अब हम बारी बारी से एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएंगे आरबीसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये जो ब्लड कॉर्पल्सेस होते हैं, रक्त उर्धिराणु होते हैं, ये बनते कहाँ पर हैं। तो ये हम बताए थे, पिछली वीडियो में बता चुके थे, आज फिर बताते हैं कि इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होती है, बोन मैरो कहाँ पर होता है, तो जो लंबी हड्डियां होती है उसके अंदर में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और बोन मैरो के अंदर में अलग अलग साइट होता है, जैसे कि आरबीसी, जैसे कि रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए रेड बोन मैरो साइट होता है और डब्ल्यूबीसी को बनाने के लिए व्हाइट बोन मैरो साइट होता है। उसी तरह से प्लेटलेट्स को बनाने के लिए अलग तरह की बड़ा सा सेल होता है जो कि बोन के अंदर में ही होता है, उसका नाम है मेगा कार्योसाइट, उससे बनता है प्लेटलेट्स। तो ये सारे के सारे ध्यान में रखिएगा कि जितने भी ब्लड कॉर्पल्सेस होते हैं सभी के निर्माण बोन मैरो के अंदर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। तो रेड ब्लड सेल को यानी कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग सभी को जानते हैं। और इसका आकार जो होता है बाइकॉनकेव शेप का होता है, क्योंकि आरबीसी का जो शेप होता है राउंड तो होता है, गोल तो होता है, लेकिन दोनों तरफ से धंसा हुआ रहता है, इसीलिए इसका शेप जो होता है बाइकॉनकेव होता है, यानी कि द्विअवतलीय होता है। हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग होता है लाल। इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है और हम लोग जानते हैं कि हेमोग्लोबिन के अंदर में ही आयरन पाया जाता है और आयरन के कलर होता है लाल। आयरन का जो कलर होता है लाल होता है और आयरन का कलर लाल होने के कारण हेमोग्लोबिन भी लाल होता है और हेमोग्लोबिन के कारण तुम्हारा ब्लड आरबीसी भी लाल हो जाता है और आरबीसी के लाल होने के कारण तुम्हारा ब्लड लाल होता है। इतना समझ आ रहा है ना। तो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, जिसके कारण आरबीसी का जो कलर होता है लाल होता है। निर्माण स्तन यानी कि फॉर्मेशन साइट की बात करें तो वयस्क में लाल अस्थि मज्जा होता है, रेड बोन मैरो में होता है। और लेकिन इन्फेंट में, ये हम पहले भी बता चुके थे, यानी कि भ्रूण में जब बच्चा होता है तो वहां पर उस बच्चे का से हड्डी बनता नहीं है, यानी कि रेड बोन मैरो का निर्माण वहां पे नहीं होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है ये लिवर में होता है। इतना समझ आ रहा है। यानी कि बच्चों में रेड ब्लड सेल का जो निर्माण होता है लिवर में होता है, जिस मेसोडर्म का एक पार्ट होता है लिवर, उसी में होता है। ये याद रखिएगा। 9 महीने तक बच्चा पेट में हो रहता है ना, तो वहां पर जो बच्चे में आरबीसी का निर्माण होता है लिवर में ही होता है। आरबीसी का निर्माण तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसका मरण होगा। ऐसा नहीं कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद ये सेल कभी नहीं मरता है। तो सेल जो होती हैं मरते और बनते रहती हैं। ठीक है। तो ये ग्रेव कब्रगाह की बात करें आरबीसी को, तो ये लीवर और स्प्लीन को बोला जाता है। लीवर में कुछ स्पेशल टाइप के सेल पाई जाती है, जैसे कुफर सेल वगैरह पाई जाती है। तो ये आरबीसी को इनगल्फ करने का काम करती है, मारने का काम करती है। और मेनली तो स्प्लीन में मरता है आरबीसी। और हम ये भी बताए थे स्प्लीन के बारे में कि स्प्लीन जो होता है ब्लड बैंक होता है। आरबीसी का जितना भी निर्माण होता है, जितने भी ब्लड होते हैं, जा करके कहाँ पर स्टोर होते हैं, तो स्प्लीन में ही होते हैं। इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक बोला जाता है, वहाँ पर स्टोर होते हैं। और इसमें
इसको मारने के लिए स्प्लीन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इसके अंदर में ना तो लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, ना ही केंद्रक प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम हम लोग जानते हैं कि लाइसोसोम क्या करता है कि सेल जो होता है सेल को मारने का काम करता है, यानी कि एक समय पूरा हो जाने के बाद सेल को मारने का काम लाइसोसोम करता है, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए जा करके स्प्लीन में मरता है। इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, यानी कि जीवन काल जो होता है आरबीसी का 120 दिन का होता है। इतना समझ आ गया? आगे हम बात करते हैं, तो ये आरबीसी करता क्या है? जितने भी रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड में मिक्स करके पहुंचाने का काम करता है, ये आरबीसी ही करता है। आरबीसी के अंदर में हेमोग्लोबिन करता है, तो हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को बाइंड करता है तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है। और ये सारे बॉडी पार्ट से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो को लाने का काम कौन करता है? ये हेमोग्लोबिन ही करता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सारे बॉडी पार्ट में कैसे बने, ये तो हम बता चुके हैं कि हर एक सेल में उपापचयन की क्रिया होती है, इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फिर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका निर्माण होता है, सब ब्लड में मिक्स होते हैं और फिर ब्लड के थ्रू फिर लंग्स में आते हैं, और लंग्स क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड सारे बॉडी से आया है उसे फिर बाहर निकालने का काम करता है। इतना समझ में आ गया? यानी कि कुल मिलाकर के हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी गैसों को परिवहन करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम करता है आरबीसी। जब हम सोते हैं तो ना आरबीसी की जो मात्रा होती है 5% तक कम हो जाती है, और कोई भी आदमी जब 42 मीटर लगभग 42 मीटर तक ऊंचाई में होता है तो उसके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। और जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी का आकार घटता है। ये भी याद रखिएगा, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी का आकार घटता है। आरबीसी में किसी भी तरह का लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण इसको लाइसोसोम नहीं मार पाता है। केंद्रक भी नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन अपवाद में ऊँट और लामा की बात करते हैं, क्योंकि ऊंट और लामा के ब्लड के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, बाकी के जीव में आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। याद रखिएगा, ये पूछा गया है एग्जाम में कि कौन से ऐसे दो प्राणी हैं जो जीव हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक मौजूद होता है, तो ऊंट और लामा दोनों में से कोई भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं आरबीसी काउंट के बारे में, तो एवरेज आरबीसी जो काउंट होता है 0.5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर 0.001 ml होता है, यानी कि 0.011 ml को हम क्यूबिक मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? मेल में वही बात करें तो मेल में लगभग होता है 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर 0.001 ml होता है। फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल में कम होता है मेल की अपेक्षा में, क्योंकि इसमें आरबीसी कम होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है महिलाओं में, जिसके कारण हमेशा एनीमिया का शिकार हो जाती है। तो फीमेल में 4.5 से लेकर के 5 मिलियन पर 0.001 ml होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो काउंट कितना होता है, तो 6001 और 40 होता है, यानी कि अगर डब्ल्यूबीसी की एक है सेल, डब्ल्यूबीसी का एक सेल है, तो आरबीसी का सेल एक के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए? 6000 होना चाहिए, और प्लेटलेट्स का कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट्स का काउंट निकालने के लिए डब्ल्यूबीसी को टारगेट किया जाता है, क्योंकि इसको निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। जब आरबीसी का काउंट अगर एक निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पता ही चल जाएगा, उसका रेशियो पहले से पता है कि लगभग 6000 के आसपास आरबीसी का काउंट होता है और प्लेटलेट्स का 40 होता है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर 2 निकल जाए, डब्ल्यूबीसी सेल की संख्या अगर 2 निकल जाएगा तो आरबीसी की संख्या 12000 होगा और प्लेटलेट्स की संख्या 80 होगी। इस तरह से सारे डब्ल्यूबीसी काउंट और आरबीसी काउंट और प्लेटलेट्स का काउंट लेबोरेटरी में निकाला जाता है। इतना समझ आ रहा है? अगर हम बात करें तो अभी तो हम सिर्फ बात करें कि आधा 0.001 ml की बात, 1 ml भी नहीं, यानी कि 0.001 ml, यानी कि एक बूंद से भी आधा बूंद की बात कर रहे हैं, उसमें इतनी मात्रा में आरबीसी प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में टोटल ब्लड कितना होता है? 5 से लेकर के 5.5 लीटर तक होता है, तो उतना में आरबीसी कितना परसेंट होगा? तो कैलकुलेट पूरा कीजिएगा तो आपको मिलेगा लगभग 25 से लेकर के 30,000 ट्रिलियन। ट्रिलियन की बात करते हैं, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, तो यहाँ पे बात हो रहा है ट्रिलियन की, तो यानी कि 25 से लेकर के 30 ट्रिलियन तक आरबीसी होता है ह्यूमन बॉडी में। इतना समझ आ रहा है? और आरबीसी से होने वाली अब रोगों के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल ब्लड में हम जानते हैं कि आरबीसी का जो पार्ट होता है 40% होता है, जितना ब्लड कार्पल्सेस 45% का 40% पार्ट तो सिर्फ आरबीसी का होता है, बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का 5% पार्ट होता है। ये तो नॉर्मल ब्लड की बात हो गई। लेकिन जब आरबीसी काउंट कम होने लगता है, आरबीसी की मात्रा अगर हमारे ब्लड में कम हो जाती है, तो इस केस में एनीमिया का शिकार हो जाता है आदमी, और एनीमिया का शिकार में इसी को बोलते हैं तो खून की कमी हो गई। तो इसमें क्या होता है? खून हमारा पतला हो जाता है। खून अगर पतला हो जाएगा तो फिर
बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो इसीलिए फिर उसको आयरन की गोलियां दी जाती है, विटामिन का दवाई दिया जाता है, और आयरन जब दिया जाएगा उसके बॉडी में तो फिर हेमोग्लोबिन बनाएगा, और हेमोग्लोबिन बनेगा तो फिर तुम्हारा ब्लड बन जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए आरबीसी का लेवल जब बढ़ जाता है तो ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है, तो ब्लड जब गाढ़ा होगा तो जगह जगह पर थक्का जमने लगेगा। अब जगह जगह थक्का जमेगा तो फिर नशे में ब्लडों की फ्लो रुकने लगेगा और बहुत ही कम होने लगेगा। इस तरह से हमारा और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो आरबीसी का कम होना और आरबीसी का ज़्यादा होना भी नुकसानदेह है। ठीक है, तो सभी चीज़ बैलेंस में होना चाहिए। आरबीसी अगर लेवल अगर बढ़ जाता है तो इसका इस बीमारी का नाम है पॉलीसाइथेमिया, याद रखिएगा। और आरबीसी का लेवल अगर कम हो जाता है तो उसे एनीमिया कहते हैं। तो आरबीसी से होने वाली दो मेनली रोग होते हैं, इसके बारे में बता दिए। एनीमिया में आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, और पॉलीसाइथेमिया में आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण ब्लड का थक्का जम जाता है। जगह जगह पर थक्का जम जाने के कारण नस से फटने का चांस होती है, ब्रेन हेमरेज होने का चांस रहेगा। ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या होता है? नस का फट जाना ही ब्रेन हेमरेज होता है। ठीक है, चलिए एक अपरेटस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेमोसाइटोमीटर, और हेमोसाइटोमीटर से क्या होती है? आरबीसी काउंट की जांच की जाती है। इतना समझ में आ गया? तो याद रखिएगा हेमोसाइटोमीटर से हम आरबीसी का काउंट करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल को ही बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, या ध्यान रखिएगा व्हाइट ब्लड सेल का यानी कि व्हाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नेम क्या है? ल्यूकोसाइट है। इसका रंग होता है सफ़ेद, और ये सफ़ेद रंग होने के पीछे कारण ये है कि इसमें हेमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। हेमोग्लोबिन प्रेजेंट था तो आरबीसी का कलर लाल हो जाता था, लेकिन इसमें हेमोग्लोबिन किसी भी तरह का प्रेजेंट नहीं होता है। केंद्रक भी इसमें प्रेजेंट होता है और लाइसोसोम भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन आरबीसी में हम देखे थे केंद्रक मौजूद नहीं होता था, लामा और केमल को छोड़ करके। लेकिन डब्ल्यूबीसी की बात करें इसमें केंद्रक भी मौजूद होगा और लाइसोसोम भी मौजूद होगा। अब लाइसोसोम अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या होगा कि जो व्हाइट ब्लड सेल है ये ब्लड में ही मर जाएगा, इसमें किसी भी ऑर्गन की जरूरत नहीं होगी इसको मारने के लिए। ये क्या काम करता है? रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है और फिर रोगों से बचाता है। अगर हम एवरेज काउंट करें डब्ल्यूबीसी का तो होता है 8,000 से लेकर के 10,000 पर 0.001 ml होता है। इसका कोई आकार नहीं होता है, ना तो ये राउंड शेप का भी हो सकता है, इरेगुलर शेप का होता है जनरली। इसका कोई आकार नहीं होता है, इसलिए कोई आकार का नाम नहीं लिखे हैं। इसका जो साइज हो जाता है, डायमीटर जो होता है 12 से लेकर के 20 नैनोमीटर तक होता है। इसका भी निर्माण बोन मैरो में ही होता है और इसका जीवन काल 4 दिन का होता है, और 4 दिन के बाद डब्ल्यूबीसी मर जाता है, बनते बिगड़ते रहता है हमारे बॉडी में। और मरता कहाँ पर? ये ब्लड में ही खत्म हो जाता है। इतना समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये डब्ल्यूबीसी हम अभी बताएं कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा फिर क्या करेगा? रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। जब भी कोई हमारे बॉडी में वायरस या फिर बैक्टीरिया प्रेजेंट इंटर कर जाता है, जो कि फाइटोजेंस होता है, हमारे इंटर कर जाता है, तो तेजी से हमारा बॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी बनाने लगता है। ये एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है? तो ये डब्ल्यूबीसी है जो कि एंटीबॉडी को क्रिएट करता है और बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे हमारा बॉडी जो है ना रोगों से लड़ता है, और कैसे बैक्टीरिया या वायरस को मारने का काम करता है, और इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, सेल जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम ल्यूकोसाइट की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें, तो इसके दो कंपोनेंट में, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक बोला गया है ग्रेनुलोसाइट में, और एक को बोला गया अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का दो सेल होता है, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। पूरे डब्ल्यूबीसी की बात करें ना तो लिम्फोसाइट की मात्रा होती है 20 से 25%, और मोनोसाइट की मात्रा होती है 3 से लेकर के 8% तक होती है। वही अगर ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट के 3 सेल होते हैं, उसमें बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इशिनोफिल्स। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में, ये मेनली ये काम करते हैं बैक्टीरिया फिर वायरस को मारने का काम करते हैं। इसमें जो आपको लिम्फोसाइट दिख रहा होगा, ये लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाता है तो एंटीबॉडी क्या करता है, अभी यहाँ पे समझाते हैं, देखिएगा। जब कोई वायरस हमारे बॉडी में अच्छे से लिख करके समझा दिए हैं स्लाइड में, इसे आप उतार लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। जब कोई वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी क्या करता है? तेजी से बढ़ने लगता है, एवं एंटीबॉडी उसे पहचानने का काम करता है और लिम्फोसाइट मारता है। एंटीबॉडी ने इन्फॉर्मेशन दे दिया। एंटीबॉडी को बना कौन रहा है? यही लिम्फोसाइट है ना, जो कि एंटीबॉडी को बनाने का काम कर रहा है। और एंटीबॉडी क्या किया? झटपट इन्फॉर्मेशन कि जब भी कोई वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश किया तो लिम्फोसाइट को पता चल गया कि यहाँ पे हमारे शरीर में कोई फॉरेन मटेरियल या फिर फॉरेन पार्टिकल आ गया है, जैसे कि वायरस, जो कि हमारा शरीर उसको पहचानता नहीं है। तो ये लिम्फोसाइट क्या करता है? बहुत तेजी से एंटीबॉडी को बनाने लगता है। और एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी पहचानता है कि कौन कौन सा वायरस है और कौन कौन सा वायरस है, फिर इसको सिग्नल देता है लिम्फोसाइट का, ये वायरस आ गया, इसको मारो। तो
लिम्फोसाइट क्या करता है, जितने भी वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, तो एंटीबॉडी उसको पहचानता है और फिर लिम्फोसाइट को बोलता है कि आप इसे मारिए। लिम्फोसाइट उसको मार देता है और मारने के बाद क्या होता है, एक और होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट उसे इनगल्फ कर देता है, उसको खत्म कर देता है और फिर मोनोसाइट द्वारा उसमें खात्मा कर दिया जाता है। यानी कि हम कुल मिलाकर के बात करें कि जब भी कोई वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करेगा तो एंटीबॉडी बहुत तेजी से बनने लगेगा, और एंटीबॉडी को बनाने का काम कौन करता है, यही लिम्फोसाइट करता है। और लिम्फोसाइट फिर क्या करता है, एंटीबॉडी क्या करता है, जितने भी वायरस होते हैं उसको पहचानने का काम करता है और लिम्फोसाइट उसको मारता है, और मारने के बाद जो भी अपशिष्ट होते हैं तो ये फिर मोनोसाइट के द्वारा खत्म कर लिया जाता है। तो इतना समझ आ गया। फिर यहाँ पर आकर के देखिए, ये है लिम्फोसाइट, इसकी मात्रा 20 से 25% तक होती है। मोनोसाइट 3 से 8% तक होता है इसकी मात्रा। और ग्रेनुलोसाइट में बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स का अलग अलग काम होता है। इसको भी, इसका ज़्यादा काम नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए डब्ल्यूबीसी में कौन से सेल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स की मात्रा होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम बेसोफिल्स का होता है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है डब्ल्यूबीसी में, तो ये आप दीजिएगा लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट का फिर दो टाइप होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इसको भी हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए, मोनोसाइट का आकार सबसे छोटा होता है, मोनोसाइट का जो आकार होता है सबसे छोटा होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा करता है। अभी जो कोरोना वायरस का पूरा प्रकोप चला है तो इसमें बहुत ध्यान रखा जा रहा है एंटीबॉडी को। अगर एंटीबॉडी टेस्ट किट भी लाया गया है, उसमें एंटीबॉडी यहाँ पे टेस्ट क्या किया जाता है, एंटीबॉडी अगर तुम्हारे शरीर में बहुत तेजी से बन रहा है, इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि तुम्हारे शरीर में कोई वायरस का अटैक हुआ है, तो एंटीबॉडी से भी कोरोना का टेस्ट हो रहा है, जो कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट होता था। इसके बारे में हम वीडियो बताएं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। लिम्फोसाइट का दो टाइप होता है, एक होता है टी सेल और एक होता है बी सेल। ठीक है, जो कि बीमारियों में मुख्य रूप से रक्षा करता है। लिम्फोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है, ये तो बता चुके हैं। जब डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है, अब देखो डब्ल्यूबीसी का भी काउंट अगर बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर बढ़ जाता है, जैसे कि 8,000 से लेकर के 10,000, नॉर्मल यहाँ पर 1,000 लिखा गया है, तो आप यहाँ पे 10,000 कर दीजिएगा। जब हम पीडीएफ देंगे तो इसको हम सुधार देंगे। ठीक है, 8,000 से लेकर के 10,000 जब से ज़्यादा हो जाता है तो ये एक रूप ले लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। कैंसर को ही बोला जाता है ल्यूकेमिया। तो पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर बढ़ जाता है तो कौन सा बीमारी होता है, तो ल्यूकेमिया होगा, कैंसर होगा। इतना समझ में आ रहा है। एक बात और बता देते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो होता है, जैसे कि एचआईवी वायरस होता है, एचआईवी वायरस जो होता है, एड्स का जो वायरस है एचआईवी वायरस है, तो एचआईवी वायरस क्या करता है, ये डब्ल्यूबीसी को ही मारने खत्म कर देता है, मारने का काम करता है। यानी कि प्लेटलेट्स होता है उसी को मारने लगता है। जब प्लेटलेट्स को मारने लगेगा तो तुम्हारे बॉडी में फिर अच्छा कौन करेगा बीमारियों से। इसलिए जब वो एचआईवी पॉजिटिव पर्सन जो होता है, इसमें कुछ सर्दी बुखार या भी जो भी थोड़ा सा भी बीमारी होता है तो क्या होता है, उसमें ज़्यादा उसमें इफेक्ट दिखने को मिलता है। ठीक है, उसमें क्योंकि उसके बॉडी में डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो गया, तो डब्ल्यूबीसी का काउंट होगा तो फिर एंटीबॉडी कम हो जाएगा, एंटीबॉडी कम होगा तो फिर बीमारी से लड़ेगा कौन। समझ आ रहा है ना। तो एचआईवी जो वायरस होता है यही डब्ल्यूबीसी को मारने लगता है, जिसके कारण उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगला सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन काम होता है कि ब्लड का थक्का जमाना। ब्लड का थक्का जमाने में मेन काम होता है इसका। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ये रंगीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, और रक्त के थक्का करने में मदद करता है, यानी कि रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। जीवन काल इसका 4 से 5 दिन तक होता है, क्योंकि और ये जीवन काल 4 से 5 दिन तक होता है, और ये भी ब्लड में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर में भी केंद्रक भी पाया जाता है और लाइसोसोम भी पाया जाता है। अगर काउंट की बात करें प्लेटलेट्स का, तो 1.5 से लेकर के 3.5 लाख पर MMQ, यानी कि 1.5 से लेकर के 3.5 पर 0.001 ml होता है। ध्यान से सुनिएगा, 1.5 टू 3.5 लाख पर 0.001 ml होता है। ठीक है, ये काउंट पूछा जाता है एक्चुअली में, और जो रेशियो है ना वो पूछा जाता है कि WBC RBC और फिर प्लेटलेट्स का रेशियो क्या होता है। तो बता दिए थे, RBC WBC और प्लेटलेट्स का रेशियो होता है 6000:1:40 होता है। इतना समझ आ रहा है। इसका कोई आकार नहीं होता है, ये रंगीन होता है। इसमें व्यास, अगर हम व्यास की बात करें तो डायमीटर लगभग 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, बर्थ प्लेस ये बनता कहाँ पर है, तो वेरी लार्ज सेल ऑफ द बोन मेरो, यानी कि बोन मेरो में एक बहुत बड़ा सेल होता है, उसके अंदर में जो सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट, और मेगा कैरियोसाइट के अंदर में ही प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। डेंगू जनरली जब हो जाता है तो प्लेटलेट्स की काफ़ी कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स का काफ़ी कमी हो जाती है तो लगभग कितना बच जाता है, 30 से 40 हज़ार हो जाता है, यानी कि 50 हज़ार से भी कम हो जाता है डेंगू में। तो
डेंगू में मेनली जो इफेक्ट होता है ब्लड का पार्ट कौन सा होता है, तो प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का जब कमी हो जाएगा हमारे शरीर में, तो समझ रहे हो, रक्त का कटने से रक्त का थक्का नहीं जमने लगेगा और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो प्लेटलेट्स का मेन काम होता है रक्त का थक्का जमाना, और डेंगू में प्लेटलेट्स की काफ़ी मात्रा कम हो जाती है, यानी कि 50,000 से भी कम काउंट हो जाता है। देख रहा है जो नॉर्मल काउंट कितना है, 1.5 से लेकर के 3.5 लाख पर 0.001 ml, लेकिन ये 30,000 40,000 में पहुंच जाता है, तो यानी कि बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है। इस तरह से प्लेटलेट जो होता है ना, प्लेटलेट इस तरह से क्लोट कर जाता है। अभी हम इसके ब्लड क्लोटिंग के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको भी ध्यान से समझाएंगे। ठीक है। एक रोग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। यह एक आनुवांशिक बीमारी है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। हीमोफीलिया को बहुत बार पूछा गया हीमोफीलिया क्या है, तो ब्लड का थक्का यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है। इसमें किसी भी तरह का ये इसे रॉयल डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीमारी का पता सबसे पहले इंग्लैंड के महारानी से पता चला था। इंग्लैंड की महारानी थी, उसी से पता चला था, इसलिए रॉयल डिजीज भी बोला जाता है इसको। हीमोफीलिया की एक आनुवंशिक बीमारी है, और हीमोफीलिया रोग में ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। चलिए, ब्लड क्लोटिंग के बारे में हम अगले बार में बताएंगे। ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो, अब जो ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा और 1 से 2 वीडियो आएगा, उस मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ध्यान से सीखेंगे, अब ध्यान से करेंगे एमसीक्यू को, जो कि बहुत मजा आएगा बनाने में अगर आप हमारे पूरे वीडियो को देखिएगा। तो जब भी हम एमसीक्यू कराएंगे तो उसके साथ बहुत सारे फैक्ट्स को जोड़ेंगे, और उसमें जितने भी चीज़ अब छूट गए हैं यहाँ पर, या छूटने मैक्सिमम चीज़ तो हो ही गया है, इसमें छूटने का कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो भी और चीज़ एक्स्ट्रा जो हमको सीखने को मिलेगा आपको एमसीक्यू से मिल जाएगा, और हम वहाँ पे करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी को हम उठाएंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अगर समझ में आया, यहाँ से कुछ नॉलेज मिला है, तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।